डांस फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक आदमी अभिनव के सामने आ चुका था। जिस हिसाब से बाकी गुंडों ने उसे आने की जगह दी थी, उससे अभिनव को लग रहा था कि वो भी कोई तोप था। हालांकि अभिनव ने जब उसे देखा और पहचाना तो वो हैरान हो गया। दूसरी ओर वो आदमी भी जो पहले चौड़े में आया था, अभिनव को देखकर कांपने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने घबराते हुए अभिनव से पूछा। अभिनव ने अभी भी एक आदमी का हाथ अपने हाथ में इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि अगर वो जरा और जोर लगाता तो शायद उसका हाथ बाहर आ जाता। लेकिन अभिनव ने उस आदमी को धक्का दिया और बोला, डॉन कहाँ है? लेकर आ उसको मेरे सामने। अभिनव की आंखों में और उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी एक आदमी ने कंफ्यूज होते हुए रंजन से पूछा, कौन है यह आदमी? रंजन ने उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा अभिनव की तरफ बढ़ा और बोला, बात क्या है? आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? डॉन से कोई गलती हो गई क्या? अभिनव को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में और अभी। अगर तुमने एक सेकंड और लिया और इसी दौरान चाहत को एक खरोच भी आ गई ना, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे ग्रुप की रेल बना दूंगा। ये धमकी देकर अभिनव बाथरूम की तरफ जाने लगा। रंजन को मसला तो समझ नहीं आया था, लेकिन वो अभिनव से डरता था। अभिनव खतरनाक आदमी था। वो अभिनव को रोकना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि अभिनव टाइगर के ग्रुप को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब अभिनव आगे निकल गया तो उसके पास अभिनव के पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसी दौरान वो अपने एक आदमी की तरफ पलटा और बोला, जाकर डॉन को बोलना कि मैंने हाथ जोड़कर कहा है कि उस लड़की को हाथ भी ना लगाए और ना ही उसे कुछ कहे। उनको बोलना, बाकी बात मैं उनसे आकर करूंगा। इतना कहते ही वो आदमी जल्दबाजी में अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। उधर जब वो आदमी अभिनव के पीछे चला जा रहा था, तब इधर बाथरूम में खड़ा अभिनव गुस्से में था, लेकिन वो साथ ही अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। वो समझ गया था कि अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इन लोगों को जान से मार दे या फिर इन्हें अपनी असली पहचान बता दे। ठीक तभी रंजन अंदर आया और बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हें डॉन से पंगा लेना चाहिए। वो बहुत भारी आदमी है। एक बार जो बात उसके दिमाग में घुस जाती है तो घुस जाती है। फिर भी मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा और इस मैटर को हैंडल करने की कोशिश करूंगा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, अकरम ने मुझे फोन किया था। उसने बताया कि तुमने उसे फोन किया था। यह सुनते ही रंजन के होश उड़ गए। अभिनव उसके मुंह पर अकरम को उस कहकर पुकार रहा था। इतनी हिम्मत तो पूरे गुड़गांव में किसी की नहीं थी। हाँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मैं चाहूं तो अकरम सर से बात कर सकता हूं। रंजन के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव ने अपनी कमर पर हाथ रखा और एक कदम आगे आते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हारा फोन क्यों उठाया होगा? उसने क्यों तुम जैसे आदमी से बात की होगी? और तुम्हें क्या लगता है मैंने क्यों तुम्हें उससे बात करने को कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है इस वक्त कौन खड़ा है तुम्हारे सामने? अभिनव सवाल पर सवाल दागे जा रहा था और अभिनव के हर सवाल के साथ रंजन और घबराता जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कौन हो? देखो मैं ये तो जानता हूं कि तुम मारते बहुत बुरा हो और तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते हो। यह जवाब सुनकर अभिनव और एक कदम आगे आया। उसके सिर्फ आधे चेहरे पर रोशनी नजर आ रही थी। उसने अपनी भारी सी आवाज में कहा, अभी भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? बुद्धि इतनी मोटी है क्या? मैं तुझे यह नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं तुझे यह बता देता हूं कि मेरा एक फोन तुम्हें इस धरती से गायब करवा सकता है। उसके बाद तुम लोगों को तुम्हारा टाइगर भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही रंजन के होश उड़ गए और साथ ही उसे बुरा भी बहुत लगा। अभिनव ने अब तक जो कुछ कहा वो सब उसने जैसे तैसे सुन लिया, लेकिन वो अपने बॉस टाइगर के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता था। वो जानता था कि शहर में टाइगर से बढ़कर कोई नहीं था। रंजन ने चिढ़ते हुए कहा, टाइगर के बारे में इस तरह से बात मत करना। मैं वार्निंग दे रहा हूं, तुम जैसे अरे गेरे लोग टाइगर का नाम भी नहीं ले सकते।
यह सुनते ही अभिनव ने उसे एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैं जो कह रहा हूं, टाइगर को उसमें से एक भी बात का बुरा नहीं लगने वाला है और तुम्हें मुझसे टाइगर के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। टाइगर के लिए मैं खुद भी लड़ सकता हूं। यह सुनते ही रंजन एक पल के लिए खामोश हो गया और अगली पल गुस्से में बोला, देखो तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। आखिर हो कौन तुम? मैं तुम्हारा बॉस टाइगर। यह सुनते ही रंजन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उसके पूरे शरीर का खून जमा का जमा रह गया था। लगभग 5 सेकंड तक इसी तरह खड़े रहने के बाद आखिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अब मेरे पास अपने लड़कों को इधर बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें टाइगर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। रंजन को लगा कि अभिनव ये सुनते ही घबरा जाएगा या माफी मांगेगा, लेकिन उल्टा वो ये सब सुनकर हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम अपने बॉस को मारने की धमकी दे रहे हो। तुम्हें याद है ना, टाइगर ऐसी हरकतों को माफ नहीं करता। रंजन चुपचाप खड़ा अभिनव को देख रहा था। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ रंजन के सामने खड़ा था, उसे देख अब रंजन को भी कंफ्यूजन हो रहा था। तभी उधर अभिनव ने अपनी अंगूठी खोली और उसमें गुदा हुआ टी रंजन को दिखाते हुए बोला, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने इस अंगूठी और इस टी के बारे में जरूर सुना होगा। उस अंगूठी को देखते ही रंजन के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, सब लोग यही कहते थे कि टाइगर की पहचान है उनकी अंगूठी, जिसके अंदर एक खास किस्म का टी गुदा हुआ है। टी फॉर टाइगर। अभिनव ने उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी शर्ट खोलकर पलटते हुए बोला, फिर तो तुमने इस टैटू के बारे में भी सुना होगा। इतना कहते ही अभिनव पलटा और अपनी पीठ पर बने एक छोटा सा टाइगर का पंजा रंजन को दिखा दिया। रंजन उस टैटू को देखकर हैरान हो गया। इतने में अभिनव ने कहा, यह टैटू मेरे पापा संजय गढ़वाल ने खुद मेरी पीठ पर बनवाया था। खुद अभिनव को इस टैटू की असलियत के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ पर टाइगर का यह पंजा कहां से आया था। कई सालों तक उसने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। यहाँ तक कि टाइगर के आसपास वालों ने उसका इस टैटू की वजह से मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब अभिनव को अपनी असली पहचान के बारे में पता चला, तब उसके सामने सारी गुत्थी एक एक करके सुलझने लग गई। उधर रंजन, जिसने अभी अपनी आंखों के सामने ये सब देखा था, अब उसकी आंखों के आगे उसकी दुनिया घूम रही थी। उसके पैर कांपने लगे और वो कब अभिनव के पैरों में गिर पड़ा, खुद उसे भी पता नहीं चला। अभिनव के साथ साथ रंजन के मन की गुत्थी भी सुलझ चुकी थी। उसे याद आ रहा था कि अभिनव ने अपने बारे में उसे उस रात भी बताया था, जब रंजन अपने साथियों के साथ मिलकर अनन्या को छेड़ रहे थे। लेकिन तब रंजन ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था। वो समझ गया था अभिनव अकरम को सिर्फ अकरम क्यों कह रहा था, क्योंकि वो था टाइगर। इधर अभिनव ने अपनी शर्ट वापस पहनी और धीरे से रंजन से बोला, मैंने कहा था ना, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं बॉस, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ही नहीं, हम सबको माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया था। आप मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे मारने से पहले मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वो बहुत गलत है, बहुत गलत। अभिनव ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे इसी वक्त डॉन से मिलना है, क्योंकि तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। यह सुनते ही रंजन कांप उठा। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, मैं आपको उसके पास लेकर चलता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अभिनव ने तुरंत रंजन के जवाब में कहा और उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारे आदमियों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। हम जैसे इस बाथरूम में घुसे थे, वैसे ही यहां से बाहर निकलेंगे। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। रंजन ने जवाब में जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया
और बोला, हाँ हाँ, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे बॉस। हालांकि अभिनव को इस वक्त जरा भी ठीक नहीं लग रहा था। वो अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसके पास सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक तरफ चाहत थी तो दूसरी तरफ उसके अपने आदमी। कुछ देर के बाद अभिनव और रंजन फिर से डांस फ्लोर पर आ गए थे। सारे आदमी अभिनव को घूरते हुए देख रहे थे। रंजन ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कंपन थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैर ठीक से जमीन पर जमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके आदमी चारों तरफ खड़े थे और अभिनव पर नजर गड़ाए हुए थे। अभिनव ने उनकी नजरों से बाहर निकलते ही सबसे पहले चाहत को ढूंढने की कोशिश की। उसने देखा कि चाहत बिस्तर पर थी। उसके अंडरगारमेंट्स छोड़कर सारे कपड़े खुले हुए थे। डॉन उस आदमी से बात कर रहा था जिसे रंजन ने भेजा था। डॉन का चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उधर चाहत हिलडुल नहीं रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ड्रग्स दिए गए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये मंजर देखते ही अभिनव की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। रंजन देख पा रहा था कि अभिनव की आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। रंजन भागते हुए डॉन के पास आया और बोला, ये तुमने क्या किया इसके साथ? इसके कपड़े खोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना मेरा इंतजार करना। डॉन ने रंजन को शांति से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ऑर्डर कौन देता है बे, तू कि मैं? और तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए कि मैंने अभी तक इसके साथ वैसा कुछ नहीं किया जैसा मैं अभी करने वाला हूं। तभी डॉन की नजर अभिनव पर पड़ी और उसने रंजन से पूछा, ये छछुंदर इधर क्या कर रहा है? निकलो निकलो सबके सब अभी। रंजन ने एक गहरी सांस ली और अपने सारे आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, हलवा है क्या? अगर एक भी आदमी के पैर की उंगली भी हिली ना तो गोली मार दूंगा। डॉन ने धमकाते हुए कहा। बेबस रंजन मदद के लिए अभिनव की तरफ देखने लगा। वो डॉन और अभिनव के बीच बुरी तरह से फंस गया था। अभिनव रंजन को देख मुस्कुराया और बोला, मैं टाइगर का मैसेंजर हूं और उन्होंने ये ऑर्डर भिजवाया है कि तुम सब के सब चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें टाइगर के बारे में एक सीक्रेट पता चलेगा और जो कोई टाइगर के उस सीक्रेट को जानता है वो जान से जाता है। इतना कहते ही टाइगर ने गर्दन काटने का इशारा किया। यह सुनते ही डॉन गुस्से में चिल्लाया, क्या बक रहा है बे? और तुम लोग खड़े खड़े इसे देख क्या रहे हो? बाहर करो इसे। यह सुनते ही अभिनव की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने कहा, मैं पहले ही वार्निंग दे चुका हूं, शायद तुम्हारे कान खराब है। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जान प्यारी है तो निकल जाओ। यह सुनते ही डॉन अभिनव को घूरकर देखने लगा। डॉन के सामने आकर अब अभिनव ने उसे धमकी दे डाली थी। रूम में मौजूद सभी लोग अभिनव को देखकर हैरान थे कि वो डॉन को कैसे धमकी दे रहा था। वहीं रंजन के चेहरे पर टेंशन के मारे पसीना आ रहा था। ये किस तरह की जादूगरी कर रहा है तू? तुझे क्या लग रहा है तू जान चली जाएगी ये कहकर डराएगा और मेरे आदमी तेरा कहना मान यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएंगे? अबे घोंचू, डॉन ने हंसते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर अभिनव और भी गर्म हो गया। रंजन को महसूस हुआ कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, इसीलिए वो बीच में बोल पड़ा, वो सच बोल रहा है डॉन, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए फिलहाल के लिए, नहीं तो टाइगर। रंजन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही डॉन ने पास आकर उसे कॉलर से पकड़ लिया। नहीं तो टाइगर क्या बोल रहा है तू? साले तो इसकी साइड है या मेरी? अभी ही बता दे, नहीं तो गोली मार के पत्ता साफ कर दूंगा तेरा यही। वो तेरी या मेरी साइड नहीं है डॉन, अभिनव बीच में बोल पड़ा। वो सिर्फ टाइगर की साइड है। वो वही कर रहा है जो उससे ऊपर टाइगर से ऑर्डर मिले हैं, समझा? इसलिए अपनी जुबान मत चला अब ज्यादा। आए चुप! डॉन अभिनव पर चिल्ला पड़ा और ड्रॉअर में से पिस्तौल निकालकर उसने उसके ऊपर तान दी। एक और शब्द बोला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा साले की। ये नजारा देखकर रंजन की रूह कांप उठी थी। वो कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि कोई टाइगर पर बंदूक भी तान सकता है। डॉन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
अभी भी कह रहा हूं, रुक जाओ। चुप हो जा, नहीं तो इससे पहले तेरा भेजा उड़ा दूंगा। डॉन ने एक पल के लिए पिस्तौल रंजन की ओर घुमाकर कहा, मैं 3 तक गिनूंगा डॉन। अगर 3 के बाद भी ये बंदूक नीचे नहीं हुई और तू बाहर नहीं गया तो तेरी एंडिंग बहुत ही बुरी होगी। अभिनव ने यह कहते हुए ही अपना फोन निकाल लिया। सिर्फ एक फोन घुमाऊंगा ना बलराज को, पूरे एनसीआर में जहां कहीं भी छिपा रहेगा पकड़ के मार देंगे तुझे। बलराज का नाम सुनते ही डॉन थोड़ा शॉक हो गया। तू बलराज सर को कैसे जानता है? जैसे तू जानता है, बलराज टाइगर के ग्रुप के सीनियर मेंबर्स में से एक है। अगर उनका कहना भी नहीं माना तो फिर तो कहीं ना कहीं टाइगर से भी पंगा ले बैठेगा। अभिनव ने डॉन को धमकाते हुए कहा और इसी वक्त पीछे से रंजन भी चिल्ला पड़ा, बंदूक नीचे कर दो डॉन, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? डॉन ने रंजन की ओर देखकर पूछा, क्या 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 समझ में नहीं आया? यह आदमी है कौन साला? रंजन से और रहा नहीं गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर फुसफुसाया, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज तेज निकल गई, यही टाइगर है। रंजन की ये बात सुनते ही डॉन दंग रह गया। उसके हाथ पैर शॉक के मारे वही ठंडे पड़ गए और बंदूक भी छूटकर नीचे गिर गई। क्या बोल रहा है तू? कुछ भी मत बोल। डॉन की आवाज अचानक ही पतली होकर अब लड़खड़ाने लगी थी। उसे अभी तक इस बात पर विश्वास भी नहीं हुआ था कि सामने खड़ा वो आदमी ही टाइगर था या नहीं, लेकिन वो सिर्फ टाइगर के नाम से ही कांपने लगा था। मैंने तुमसे आज तक कभी मजाक में भी झूठ बोला है तो बताओ? यही टाइगर है डॉन, इन्हीं के पास वो अंगूठी और टैटू है। यही मिस्टर अकरम और मिस्टर बलराज जैसे लोगों से डायरेक्ट बातचीत रखते हैं। फ्रस्ट्रेट होता हुआ रंजन डॉन के आगे आकर सब कुछ उगलने लगा था। उसका कंफर्मेशन सुन अब डॉन कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि अपनी आंखें तक नहीं घुमा पा रहा था, और अगर घुमा भी लेता तब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 1 मिलीसेकंड के लिए भी सामने खड़े टाइगर से नजरें मिला सके। उसके मन में अब कई तरह के ख्याल एक साथ टकराने लगे थे। टाइगर से मिलना हमेशा से उसका एक सपना रहा था, लेकिन उसका ये मिलन इस तरह से होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अटकी हुई सांस के साथ डॉन धीरे से पलटा और उसने बेड पर लेटी चाहत को देखते हुए हकलाया, ये मुझसे क्या हो गया? ये लड़की आखिर है कौन? रंजन ने उसके सवाल पर अपना सिर हिलाकर कहा, अबे अब तक तुम्हें समझ आ ही जाना चाहिए था। अगर ये टाइगर है तो ये लड़की उनकी गर्लफ्रेंड ही हुई ना। और तुमने टाइगर की गर्लफ्रेंड के साथ सोने की कोशिश की। अब सिर्फ भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। रंजन की बात सुनकर डॉन तुरंत ही अभिनव के पैरों में गिरकर रो पड़ा। अभिनव ने धीरे से उसका सिर अपने पैरों से उठाया और पूछा, तूने उसे ड्रग्स दिए हैं? सॉरी सर, सॉरी, ज्यादा हेवी ड्रग्स नहीं है, कुछ ही देर में मैम उठ जाएगी। डॉन ने हकलाते हुए जवाब दिया, और उसके कपड़े कहाँ है? अभिनव के सवाल को सुनते ही डॉन तुरंत ही उठकर कमरे के कोने में चला गया और उसने वहां से चाहत के कपड़े लाकर झुकते हुए अभिनव को वापस थमा दिए। अभिनव ने उन कपड़ों को तुरंत ही उसके हाथों से छीन लिया और वो चाहत के करीब बढ़ने लगा। उसने चाहत के सिर पर हाथ रखते हुए उसे पुकारा, चाहत। चाहत को अभी भी नहीं उठते देख अभिनव ने ऑर्डर दिया, एक फीमेल स्टाफ को बुलाओ तुरंत और उससे बोलो कि इस लड़की को इज्जत से कपड़े वापस पहना दे। डॉन ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर एक फीमेल मेड को डायल कर दिया। उसी वक्त अभिनव उसके आसपास उसे घूरता हुआ चक्कर लगाने लगा। जैसे ही डॉन का फोन कट हुआ वैसे ही अभिनव ने उसके चेहरे पर इतना जोरदार मुक्का मारा कि उसके मुंह, नाक और कान तीनों जगह से खून निकलने लगा। जानवर, तुझमें इतनी बेशर्मी और इतनी हिम्मत आई भी कहां से कि तू इतनी घिरी हुई हरकत करने पर उतर आया? अभिनव जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी इतनी तेज आवाज पहली बार सुन रंजन भी थरथराते हुए कांपने लगा था। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। डॉन अभी भी हकलाते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगे जा रहा था। अभिनव ने उसे उसके बालों से पकड़ लिया और फिर जोर से खींचते हुए पूछा, मैंने तुझे कितनी बार वार्निंग दी थी
कितने मौके दिए थे इस लड़की को जाने देने के लिए, फिर भी तेरे दिमाग में बात नहीं घुसी। अभिनव इतनी जोर से बाल खींच रहा था कि दर्द के मारे डॉन को अपनी आत्मा अलग होती महसूस हो रही थी। सॉरी सॉरी, सच में सॉरी। चुप! अभिनव उसके शब्द खत्म होने से पहले ही उसके ऊपर चिल्ला पड़ा। अगर आज मैं इतना पावरफुल नहीं होता तो तू उसे छोड़ता ही नहीं, है ना? अभिनव ने उसके बाल छोड़ अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अभी के अभी ही इस आदमी के 100 टुकड़े कर देना चाहता था, पर फिर ये बात भी नहीं भूल सकता था कि डॉन उसी का आदमी था। अचानक रूम का दरवाजा खुल गया और 2 फीमेल स्टाफ अंदर आ गई। जी सर। बेड पर सोई मैडम को उनके कपड़े पहना दो। रंजन का ऑर्डर सुनते ही दोनों फीमेल स्टाफ अभिनव के हाथ से कपड़े लेकर चाहत को पहनाने लगे। इसी वक्त अभिनव ने फिर से डॉन को गले से पकड़ा और कहा, तूने जो किया है वो इतना घिनौना काम है कि मौत की सजा भी कम पड़ जाएगी। इसीलिए एक लड़की, खासकर मेरी गर्लफ्रेंड की इज्जत लूटने के मकसद की वजह से तुझे और भी कड़ी सजा दी जाएगी। इतनी खतरनाक कि तेरा हाल देखकर उन सभी लोगों की रूह कांप जाएगी जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत रखते हैं। अभिनव को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसने चाहत के लिए गर्लफ्रेंड शब्द का यूज क्यों किया था। वो शायद बस डॉन को ही और भी ज्यादा डराना चाहता था। अभिनव की धमकी सुन डॉन कांपते हुए अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसे आज पहली बार अपनी जिंदगी में डर क्या होता है वो महसूस हो रहा था। अगर एक बार को उसकी सजा मौत भी होती तो वो हजम कर लेता, लेकिन अब अभिनव उसके लिए और भी बदतर सजा निकालने वाला था। ये सोचकर ही डॉन की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि शहर के सबसे बड़े आदमी के खिलाफ जाने का अंजाम अब उसके लिए कितना बुरा होने वाला था। बलराज को फोन करके पूछूंगा कि तेरे लिए बद से बदतर सजा क्या हो सकती है। आखिरी बात कहते हुए ही अभिनव ने उसे झटके से छोड़ा और एक नजर रंजन की ओर देखकर वो चाहत के करीब जाने लगा। चाहत को अपने कंधे पर उठाकर अभिनव बेसमेंट से बाहर निकल आया और पीछे वाले दरवाजे से क्लब से भी बाहर आ गया। बाहर आते वक्त उसे क्लब का तेज म्यूजिक फिर से सुनाई दे रहा था, जिससे उसे ये लगा कि लोग फिर से नाचने में मगन हो गए थे और किसी को परवाह नहीं थी कि उनके आसपास किस तरह की हरकतें और जुर्म होते जा रहे थे। अभिनव ने गाड़ी के पास पहुंचकर चाहत को पीछे की सीट पर लेटा दिया। लेटते हुए धीरे से चाहत ने अपनी आंखें खोली। वो थोड़ी थोड़ी होश में तो तभी आ चुकी थी जब अभिनव ने उसे उस रूम में ही उठाने की कोशिश की थी। वो भले ही सोकर उठी थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि होश संभालने के बाद उसने अभिनव से जुड़ी हर बात उस रूम में सुन ली थी। हालांकि उसे समझ नहीं आया था कि पूरा माजरा क्या था, लेकिन अब उसे ये जरूर यकीन हो गया था कि अभिनव कोई आम इंसान नहीं था। ऐसा नहीं है कि चाहत ने भी किसी माफिया के आदमी का नाम लेकर डॉन को धमकाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन डॉन इस तरह का आदमी था जो किसी के भी नाम से नहीं डर सकता था। हालांकि अभिनव को देखते ही वो उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। यही बात चाहत को हजम नहीं हो रही थी। अब वो यही सोच रही थी कि इसके बारे में अभिनव से पूछे या नहीं। उसके मन में इसी तरह के सवाल घूम रहे थे कि अभिनव के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी, और अगर वो इतना पावरफुल आदमी था भी तो दुनिया के सामने फटीचर बनकर क्यों रहता था। इतना सोचते सोचते ही चाहत को फिर से नींद लग गई। अभिनव को महसूस हुआ कि उसके ड्रग के इफेक्ट को उतर जाने में अभी भी थोड़ा वक्त था। साथ ही उसके घर जाने में भी अभी वक्त था, क्योंकि अनन्या चिराग के साथ एंजॉय कर रही थी। गाड़ी की आगे की सीट पर बैठकर अभिनव भी अब एक झपकी लेने लगा। उसे भूख और प्यास लगी थी, लेकिन ना तो उसके पास फिलहाल पैसे थे और ना ही वो चाहत को गाड़ी में अकेले छोड़कर कहीं जाना चाहता था। झपकी लेते वक्त ही अभिनव की नींद तब खुली जब अचानक एक हल्की सी आवाज उसे पीछे से सुनाई दी। अभिनव। अभिनव ने पीछे पलटकर देखा तो चाहत जाग चुकी थी। क्या तुम मेरा इंतजार करते हुए सो गए थे? अभिनव ने जवाब में अपना सिर हिलाकर कहा। मुझे लगा कि हम कहीं और चलकर टाइम पास कर सकते हैं। उसने फिर अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, वैसे भी अभी 1 घंटा और है मेरे पास घर पहुंचने में। चाहत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।
ठीक है, चलो फिर कहाँ चलना है? किसी बार में चलते हैं, वहां म्यूजिक भी सॉफ्ट होगा और ज्यादा शोर शराबा नहीं रहेगा। एक बार तो पास में ही है, अकरम का। अभिनव ने अपने फोन पर आसपास बार देखते हुए कहा। ठीक है, चलो। उबासी खाते हुए चाहत सीधी बैठ गई और अपने बाल ठीक करने लगी। गाड़ी स्टार्ट करके रियर व्यू मिरर में देख अभिनव यही नोटिस करे जा रहा था कि चाहत लगातार उसकी ओर देखे जा रही थी। उसे पता था कि उस लड़की के मन में अभी कई सारे सवाल थे, लेकिन शायद वो पहला कौन सा पूछे ये नहीं समझ पा रही थी। गाड़ी बार की ओर चलती जा रही थी और चाहत खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने फिर एक नजर अभिनव के ऊपर डाली और गहरी सांस लेकर उससे तुरंत ही पूछ लिया, तुमने मुझे उस डॉन से कैसे बचाया अभिनव? ये सवाल सुनते ही अभिनव का चेहरा पीला पड़ गया था। इस सवाल के जवाब में बहाना बनाना भी मुश्किल था, और अगर वो बना भी लेता तो चाहत के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। अब अभिनव चाहत के इस सवाल को किस बहाने से टैकल करने वाला था? अगर उसका बहाना नहीं चलता तो क्या वो उसे अपनी असलियत बता देगा? अभिनव बलराज से बात करके आखिर ऐसे किस तरह की सजा डॉन को दे सकता था जो उसके हिसाब से मौत से भी बदतर थी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।